नमस्कार साथियों, आप सभी का उत्कर्ष के डिजिटल मंच पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एक ऐसा टॉपिक जहां पर विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा डर रहता है, पर जहां से बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रश्न निकल कर आते हैं, क्योंकि उनको बहुत सारी चिंताएं रहती है, बहुत सारे उनको डर रहते हैं। कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे, इतनी सारी चिंताएं, इतना सारा उनके अंदर डर भर रखा है। उन सारे डर को अपन निकालने वाले दोस्तों, क्योंकि हम बात करने वाले हैं दोस्तों मानव नेत्र पर। दोस्तों, मानव नेत्र क्या होता है, किसे कहते हैं? ह्यूमन आई, जिसको अपन पढ़ रहे हैं पर ह्यूमन आई, जिसको अपन पढ़ने वाले। बिल्कुल, क्या आप सब तैयार है ह्यूमन आई को पढ़ने के लिए दोस्तों, मानव नेत्र को पढ़ने के लिए? तो बिल्कुल हम सब पूरी तरीके से तैयार है कि हमारे को यहां पर पढ़ना है ह्यूमन आई। तो दोस्तों, ह्यूमन आई होता क्या है, किसे कहते हैं, कौन बताएगा आप में से? दोस्तों, मानव नेत्र जो कि एक कैमरे की भांति व्यवहार करता है। मानव नेत्र जो कि एक कैमरे की भांति व्यवहार करता है। जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ पर सामने की तरफ एक कैमरा लगा हुआ है जो कि एक कैमरे की तरह व्यवहार कर रहा है, जिसको अपन ने कहा यही आपका मानव नेत्र है, जिसको हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। दोस्तों, मानव नेत्र जिस पर अपन बात कर रहे थे, कैमरे की तरह। कैमरा क्या करता है? कैमरा सामने कोई अगर इमेज होती है तो वो सामने वाली इमेज को देखता है एक बार, और देख कर वो क्या करता है, सिर्फ फोटो क्लिक करता है। उसके बाद आप फोटो को एनालिसिस करते हो। हमारा काम होता है फोटो को एनालिसिस करना। फोटो को कैसे एनालिसिस करते हैं, किस तरीके से करते हैं, वो अपन यहाँ पर देखते हैं। हम फोटो को कैसे एनालिसिस करेंगे, किस तरीके से अपन एनालिसिस करेंगे, वो अपन यहाँ पर देखेंगे। तो आपने छोटी छोटी चीजें पढ़ी, जैसा कि मैंने कहा मानव नेत्र, हमने कहा ह्यूमन आई, जिस पर मैं बात कर रहा हूँ। मानव नेत्र जिसको अपन क्या कहते हैं, ह्यूमन आई। साथियों, ह्यूमन आई होता क्या है, किसे कहते हैं ह्यूमन आई? तो सबसे पहले अपन ने लिखा, यहाँ पर है, ये आपके सामने है क्रिस्टलीय लेंस। बिल्कुल सही बात है, ये क्रिस्टलीय लेंस होता है। अभी मैं बनाऊंगा पूरा डायग्राम, एक स्ट्रक्चर बना के आपको बहुत सारी चीजों को आज समझाने वाला हूं। तो आप लोग दिल थाम कर बैठिएगा, क्योंकि आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तैयार रहना आप सब। बिल्कुल, वैसे तो आप सब बहुत अच्छी तरीके से तैयार रहते हैं, फिर भी बहुत अच्छी तरीके से आज तैयार रहने का समय है दोस्तों। तो क्रिस्टलीय लेंस हमारे पास एक है, नेत्रोज जिस पर अपन ने बात कर ली, पुतली होता है, आइरिस जिसको परितरिका कहते हैं, स्वच्छ मंडल जिसको कॉर्निया कहते हैं, दृष्टि पटल जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा, पक्षमय पेशियां, दृक तंत्रिका और काचाद्रव। ये पूरा डायग्राम का मैंने आपको एक समराइज दिखाया कि सबसे पहले ये पता होना चाहिए मानव नेत्र होता क्या है। व्हाट इज ह्यूमन आई? दोस्तों, मानव नेत्र क्या है? यह एक कैमरे की भांति व्यवहार करता है। जैसे कैमरे के पटल पर अपन क्लिक करते हैं, यहाँ पर सीधी चीज आपको इमेज के तौर पर दिखाई देती है, वही है मानव नेत्र, जिसको अपन ने यहाँ पर समझा मोटे मोटे तौर पर। तो बेसिकली अपन ने लगभग सारी चीजें देखी, हमने बहुत सारी चीजों को समझने की कोशिश की, लगभग सारी समस्याओं को अपन ने हल कर दिया। अब दोस्तों, इसके डायग्राम्स को अपन यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। मानव नेत्र का डायग्राम आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? सबको आना चाहिए। तो सबसे पहले शुरुआत क्या करनी है, इसको परितरिका के तौर पे यहाँ पे बनानी। सबसे पहले अपन बना रहे हैं यहाँ पर लेंस। लेंस बनाइए, सबसे पहला काम ये बन चुका है लेंस। दोस्तों, इस लेंस को कहते हैं क्रिस्टलीय लेंस। मैं आपको डायग्राम बनाना सिखा रहा हूं, डायग्राम कैसे बना, किस तरीके से हमको इसको यूटिलाइज करना है, ये तमाम चीजें आज अपन सीखने वाले दोस्तों। एक महत्वपूर्ण टॉपिक, एक महत्वपूर्ण एक अध्याय के तौर पर आप इस अध्याय को अगर पढ़ोगे तो आपको लगेगा हाँ यार, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने मिस कर दिया। बहुत सारी चीजें और बहुत सारे सवाल यहां से उठते हैं। क्या क्या उठते हैं, उन सब पर बात करने वाले। हमने कहा दोस्तों, सबसे पहले बिल्कुल क्षमागणी, बिल्कुल आप सब बहुत बहुत स्वागत। और मानव नेत्र ह्यूमन आई पे आज पढ़ रहे हैं सब लोगों, फिर से निवेदन, ध्यान सुन जो, ध्यान देख जो। तो दोस्तों, यह है आपका क्रिस्टलीय लेंस और यह है आपकी पुतली। इसको ये गोलाकार जो शेप मैंने ले लिया, पुतली का ले लिया है, और यहां पर अपन ने ले लिया है आइरिस का। यह है आइरिस, ये क्या है, आइरिस। तो अपन ने ये लिखा है आइरिस, ये अपन ने क्या लिखा है, आइरिस लिख दिया यहाँ पर, ये अपन ने आइरिस लिखा। ये बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये बिल्कुल करेक्ट है, ये है आइरिस, बिल्कुल ठीक। और यहाँ पर जो है ये है पक्षमाभि पेशियां, जिसको अपन कहते हैं सिलिलरी मसल्स। इसको अपन क्या कहते हैं, सिलिलरी मसल्स, बिल्कुल ठीक। और ये आपने एक पूरा पूरा घेरा यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है, हमारे को ये पूरा का पूरा घेरा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ठीक कहानी है। ये आपने बना ली है यहाँ पर दृक तंत्रिकाएं, जो सूचनाएं मस्तिष्क। मैं आपको एक एक का काम भी सिखाने वाला हूँ, मस्त रहिएगा आज, बहुत अच्छे से आप लोग देखिएगा, सारा सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। ये यहाँ पर जो है, ये इस तरह से इसको सेकंड लेयर अपन ने खींच ली। अब यहाँ पर एक इंटरनल लेयर, डबल लेयर जा रही है, यहाँ पर देखो, ये देखो, ये टक 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 टक, तो बिल्कुल नजदीक से जाएगी, एकदम नजदीक से, जिसको रेटिना बोलते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, रेटिना। ये रेटिना,
बिल्कुल ठीक। और इसी तरह से ये भी अपन ने यहाँ पर देखा, बिल्कुल ठीक। ये एक और रेटिना अपन ने यहाँ पर देखा, क्लियर कहानी यहाँ पर, ये रेटिना, बिल्कुल ठीक। यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, ये आपका है, थोड़ा सा इसको बड़ा ले लेते हैं ताकि ये हो गया आपका यहाँ पर काचा बद्रव, बिल्कुल ठीक। एक एक डायग्राम में एक एक चीजें बहुत स्पष्ट, आगे किसका क्या काम है वो मैं सारा सब कुछ बताने वाला हूँ। थोड़ा सा इंतजार तो करना पड़ेगा ना, और आपको मैं टिप्स पे करवा दूंगा। आज कुछ ही समय में आपको ह्यूमन आई एकदम अंगुलियों पे आ जाएगा। निश्चित तौर पर भविष्य में आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, ये अपन ने कहा। आपको भविष्य में कोई दिक्कत नहीं होगी, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल ठीक। ये क्लियर कहानी है यहाँ पर, ये क्लियर कहानी है नंबर 1। नंबर 2, हमने क्या कहा सबसे पहले, ये जो आप देख पा रहे हो ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं दृक् तंत्रिका। क्या बोलते हैं इसको अपन, दृक् तंत्रिका। पहली बात तो ये दोस्तों, ये दृक् तंत्रिका, इसको ऑप्टिक नर्व कहते हैं इंग्लिश में। मैं एक एक स्टेप करवा रहा हूं। और ये ऑप्टिक नर्व क्या काम आता है, ये दोस्तों सूचनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाता है। नेत्र के द्वारा जिनको देखा गया है उन सूचनाओं को ये मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करता है। हमने कहा उन सूचनाओं को ये कहां तक पहुंचाने का काम कर रहा है, मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम कर रहा है। ये पूरी चीज आपने यहां पर समझ ली। पहला काम, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहां पर दृक् तंत्रिका, ये क्या है, दृक् तंत्रिका। और ये काम क्या कर रहा है, हमारी आंखों ने जिन चीजों को देखा ना उन चीजों को मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करता है। ये आपने यहां पर देख लिया। दूसरी बात, यहां पर अपन ने ये अंदर की तरफ जो दिखाई दे रहा है, ये वाली लेयर जो मैं जहां पर लाइन खींच रहा हूं, ये वाली लेयर, ये येलो आपको स्ट्रिप दिख रही है, इसको बोलते हैं दोस्तों रेटिना। क्या बोलते हैं इसको, रेटिना। और रेटिना जिसको एक और रेटिना, क्योंकि इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में इसको कहते हैं दृष्टि पटल। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, दृष्टि पटल। और यह जहां पर प्रतिबिंब बनता है, यह एक पर्दे की तरह कार्य करता है। जहां पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, और यह एक पर्दे की तरह कार्य करता है, पर्दे की तरह कार्य करता है। ये अपन ने देखा, प्रतिबिंब है, एक पर्दे की तरह कार्य करता है। और इसी रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। इमेज कहाँ बनती है, आंखों ने जिन चीजों को देखा ना, जैसे मैं मेरे सामने जो चीज मुझे दिखाई दे रही है वो मेरे आंखों पे जो रेटिना है, उस रेटिना पे वो की वो चीज उल्टी बनती हुई दिखाई दे रही है। क्यों, क्योंकि ये उत्तल लेंस है, ये उत्तल लेंस है। अभी अपन पढ़ेंगे जो कि वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, जो कि वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, ये मैं आपको बता दूं। तो ये रेटिना है जिसको अपन दृष्टि पटल कहते हैं। यह प्रतिबिंब जो है वह एक पर्दे की भांति व्यवहार करता है, पर्दे की तरह कार्य करता है। ये सारी चीजें आप समझ रहे दोस्तों, कोई और नहीं, आप ही समझ रहे। चलिए दोस्तों मैं आगे बढ़ता हूं यहां पर फिर से। और ये चीज आपको जो दिख रही है बीच में दोस्तों, पुतली कहते हैं इसको, पुतली। गोलाकार हिस्सा जो है ना, ये गोल गोल आपको जो दिख रहा है यहाँ पर, इस गोल गोल हिस्से को अपन क्या कहते हैं, पुतली। प्यूपिल अंग्रेजी में कहते हैं इसको, प्यूपिल। और ये प्यूपिल क्या कर रहा है ये बता दूं आपको, प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण करता है। दोस्तों ये पुतली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण करता है, ये अपन ने देखा। ये पुतली जो है, ये पुतली जो है, यह प्रकाश की मात्रा का, ये प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण करता है। यह प्रकाश की मात्रा का क्या करता है, नियंत्रण। बिल्कुल ठीक, ये प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कर रहा है। कितनी लाइट अंदर बाहर आएगी उसको ये देखता है। ठीक ऊपर की तरफ जो मैंने बना रखे हैं, ये एक हिस्सा और ये दूसरा हिस्सा, ये दोनों हिस्से ऊपर नीचे, पुतली के ठीक ऊपर और पुतली के ठीक नीचे, इसको बोलते हैं परितारिका। परितारिका, अंग्रेजी में एक वर्ड यहां पर आता है आइरिस। अंग्रेजी में एक वर्ड आता है यहां पर आइरिस। और ये आइरिस क्या करता है, पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। ये आइरिस जो है, यह पुतली के, यह आइरिस पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। यह आइरिस पुतली के आकार को नियंत्रित करता है, पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। ये अपन ने देखा।
बिल्कुल सिंपल सी कहानी है, बहुत इजी कहानी है। पुतली के आकार को यह नियंत्रित करेगा। उसके बाद मैं यहाँ पर देखता हूँ दोस्तों, जो कि पक्षमाभी पेशियां हैं। ये जो है ना सिलिलरी मसल्स, ये जो लाइन दिखती है आपको, ये लाइन आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से दिख रही होगी। इस लाइन को अपन बोलते हैं पक्षमाभी। इस लाइन को अपन क्या बोलते हैं? पक्षमाभी पेशियां। हमने कहा इस लाइन को अपन बोलते हैं पक्षमाभी पेशियां। और ये पक्षमाभी पेशियां किसको नियंत्रित करती है? यह परितरिका के आकार को या आइरिस को नियंत्रित करती है। एक दूसरे से सारे जुड़े हुए हैं। सबसे पहले पुतली जो लाइट को कंट्रोल करती है, ये जो पुतली है, सबसे पहले ये जो बीच का गोलाकार भाग था ये पुतली था। पुतली क्या करती है? प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित, मतलब लाइट को कंट्रोल करती है। इस पुतली को कौन कंट्रोल करता है? इसके ऊपर नीचे होता है आइरिस। आइरिस कंट्रोल करता है पुतली के आकार को। और ये जो पक्षमाभी पेशियां आप जो देख पा रहे हो, इन पक्षमाभी पेशियां जो है वो परितरिका को, इसके ठीक ऊपर जो कनेक्टेड है। तो इस तरह से कहानी है। ये पुतली प्रकाश को, ये आइरिस पुतली को, और आइरिस को कौन करेगा? पक्षमाभी पेशियां। समझ में आ गई? चैन से चैन, कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई। अब इस कड़ी में एक और इंपॉर्टेंट कड़ी है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पर। और वो जो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये लेंस, ये लेंस है जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो। ये क्या है? लेंस। ये लेंस दिखाई दे रहा है आपको? ये पीला पीला जो मैंने अभी मार्क किया है, ये लेंस है। और इसी लेंस को अपन क्या बोलते हैं वो मैं बता देता हूँ। इसी लेंस को अपन क्या बोलते हैं? इसी लेंस को अपन क्या बोलते हैं? इसी लेंस को अपन क्या बोलते हैं? हम इसी तरह के लेंस को यहाँ पर बोलेंगे, क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे लेंस को? लेंस को अपन क्या बोलेंगे यहाँ पर? ये लेंस जो है इसको अभिनेत्र लेंस कहते हैं। अभिनेत्र लेंस, ये अभिनेत्र लेंस कहलाते हैं, है ना। और इसी अभिनेत्र लेंस को अपन क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय लेंस कहते हैं। और इस लेंस की वजह से प्रतिबिंब जो है, इस लेंस की वजह से प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक और उल्टा बनता है। इस लेंस की वजह से प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। ठीक है, ये अपन ने पढ़ा। अब ये जो आउटर लेयर आपको दिख रही है यहाँ पर, इस आउटर लेयर, ये बाहरी परत, सेकंड वाली लेयर, अंदर वाली तो हो गई रेटिना। अंदर वाली लेयर तो क्या हो गई? रेटिना। ये बाहर जो मैं येलो येलो करके आपको स्पष्ट दिखा रहा हूं ना, इसको अपन क्या बोलेंगे यहाँ पर? काचाभ, सॉरी, इसको अपन यहाँ पर जो है वह स्वच्छ मंडल या कॉर्निया कहते हैं। ये क्या करती है? रक्षा करती है। आप इसको स्वच्छ मंडल भी कह सकते हो और आप इसको कॉर्निया भी कह सकते हो। और यह इसकी करता है रक्षा। यह आंखों के कवच की एक तरह से रक्षा करती है और रक्षा का कार्य करती है। बिल्कुल ठीक, ये भी अपन ने पढ़ा, ये कहानी हम लोगों ने पढ़ी। तो ये लगभग अब बीच में जो आपको ये ह्यूमर दिखाई दे रहा है, ये गाढ़ा द्रव जो प्रकाश की गति को नियंत्रित करता है, इसको काचाभ द्रव बोलते हैं। ये एक लिक्विड होता है और यह काचाभ द्रव जो है वह प्रकाश की गति को नियंत्रित करेगा, क्योंकि यह एक प्रकार का गाढ़ा द्रव होता है। गाढ़ा द्रव होता है, ये अपन ने देखा। तो यह एक प्रकार का गाढ़ा द्रव है। तो आपको मैंने वो सारी चीजें सिखा दी जो एक मानव नेत्र के अंदर बहुत जरूरी होता है। और ये अगला वाला जो भाग होता है, इसको अपन नेत्रोत कह सकते हैं। ये पूरी चीजें आपको बहुत अच्छे से और स्पष्ट करके बताइए। लगभग सारी कहानी को अपन ने बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करी है। ये सब कुछ अपन ने देखा है। मुझे लगता है कि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। अब अपन एक एक चीज को पढ़ते हैं जरा, बड़े मजे से हम एक एक चीज को, एक एक लाइन को बहुत अच्छी तरीके से, स्पष्ट तरीके से पढ़ेंगे। तो आपके बहुत सारे डाउट्स जो है वो अपने आप क्लियर हो जाएंगे, मुझे करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से आपको लगभग सारी चीजें मैंने करवा दी।
और अच्छी तरीके से एक एक पॉइंट्स आपको अपन ने समझा। और अभी मैं बहुत सारे पॉइंट समझाऊंगा, इसलिए मस्त रहो, बहुत जूम इन कर करके चीजों को समझ रहे आज। तो एकदम जो मैंने बनाया है वो डायग्राम आप जरूर बनाएं, उसकी प्रैक्टिस करें, निश्चित तौर पर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। तो दोस्तों सबसे पहले नेत्र के विभिन्न भाग और परिचय के बारे में अपन देखते हैं। सबसे पहले कॉर्निया, जिसको स्वच्छ मंडल कहते हैं, कॉर्निया। दोस्तों नेत्र का काला दिखाई देने वाला गोलाकार भाग होता है। नेत्र का काला दिखाई देने वाला एक गोलाकार भाग होता है जो कि कॉर्निया होता है, सबसे बाहरी परत है। मैं ये भी कह सकता हूं प्रकाश सबसे पहले इसी भाग में से होकर प्रवेश करता है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसी से होकर नेत्र में प्रकाश प्रवेश करता है। यह नेत्र का सबसे मुलायम भाग होता है जो अपन ने देखा। दोस्तों सबसे पहले प्रकाश नेत्र के जिस भाग में प्रवेश करता है वो भाग होता है यहाँ पर कॉर्निया। यह अपन ने पढ़ा, वो भाग कौन सा है? कॉर्निया, स्वच्छ मंडल जो है वही भाग है दोस्तों जिस पर अपन बात कर रहे हैं। हमने कहा नेत्र का काला दिखाई देने वाला गोलाकार भाग कॉर्निया कहलाता है। यह नेत्र के ऊपर डायफ्राम होता है। डायफ्राम के ऊपर स्थित एक पतली झिल्ली होती है जो अपन ने यहाँ पर समझा, और यह एक पतली झिल्ली जिस पर अपन बात कर रहे थे, नेत्र के डायफ्राम के ऊपर स्थित एक पतली झिल्ली जो है उसको अपन यहाँ पर कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। कार्य क्या है यहाँ पर वो अपन ने देखा। कार्य इसी से होकर नेत्र में प्रवेश करेगा। यह नेत्र का सबसे मुलायम भाग होता है। बिल्कुल ठीक, ये आप लोगों ने पढ़ा, पहली कहानी क्लियर हो गई। दूसरा भाग है कंजक्टिवा, अग्र नेत्र का सफेद भाग जिसको स्क्लेरा कहते हैं, और इसके कवरिंग को जो कॉर्निया के चारों ओर फैला रहता है उसको हम कंजक्टिवा कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? कंजक्टिवा कहते हैं। इसे आंख का रक्षात्मक कवच भी बोल सकते हैं। इसको अपन रक्षात्मक कवच भी कहते हैं। ये क्या काम करता है दोस्तों? बेसिकली ये बाहरी तत्वों से हमारी रक्षा करता है, चिकनाहट प्रदान करता है और बाहरी आघात से भी बचाता है। स्क्लेरा जिस पर अपन ने बात की, व्हाइट कलर का अग्रभाग, आगे वाला जो भाग ये व्हाइट व्हाइट दिखता है, पहले एक काला भाग आपने देख ही लिया। तो इस तरह से ये सेकंड पार्ट अपन ने पढ़ा। दोस्तों आइरिस कॉर्निया के पीछे स्थित एक गहरा वलयाकार और पेशीय डायफ्राम है। हमने कहा कॉर्निया के पीछे स्थित होता है गहरा वलयाकार और पेशीय डायफ्राम है, जो सबसे जरूरी बात आइरिस पुतली के आकार को नियंत्रित करती है। यह अपन लोगों ने पढ़ा। हमने कहा यह पुतली होती है ना, इस पुतली को कंट्रोल कौन करेगा? आइरिस करेगा। ये आइरिस है, ये वलयाकार पेशीय भाग होता है जिसको आइरिस कहते हैं। ये वलयाकार पेशीय भाग होता है जिसको हम आइरिस कहते हैं। कॉर्निया के पीछे का हिस्सा हो गया गहरा वलयाकार पेशीय भाग, और पुतली के आकार को नियंत्रित करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य। यह आप लोगों ने समझ लिया, बहुत बेहतरीन दोस्तों। फिर बात करते हैं पुतली पर। दोस्तों पुतली जिसको अपन कहते हैं प्यूपिल, पुतली जिसको अपन क्या कहते हैं? प्यूपिल कहते हैं। यह परितारिका के वलय से बना होता है। यह परितारिका के वलय से बना एक रिक्त स्थान या छिद्र है जो परितारिका के केंद्र में होता है और अभिनेत्र लेंस में जाकर खुलता है। तो अपन ने क्या कहा? यह परितारिका के वलय से बना एक रिक्त स्थान है जो परितारिका के केंद्र में होता है और अभिनेत्र लेंस में जाकर खुलता है। विषय है इसके कार्य क्या क्या है। इसके कार्य क्या क्या है? यह नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। दोस्तों पुतली क्या काम करती है? हमने कहा ये गोलाकार भाग है, वलयाकार भाग है, सर्कुलर पार्ट है जो अपन देख पा रहे हैं। ये प्यूपिल जो होता है ना, आप देखिए जरा इसको, ये देखो ऐसे गोलाकार भाग है ये ऐसे, ये देखो ये प्यूपिल है, पुतली, समझ आ गए। और इसके बाहर वाला जो व्हाइट व्हाइट भाग आपको अपन को दिखाई दे रहा वही है स्क्लेरा जिस पर अभी अपन ने बात की। दोस्तों ये पुतली प्यूपिल जिसको अपन ने पढ़ा, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को यह नियंत्रित करता है। दोस्तों प्रकाश की मात्रा को, कितना प्रकाश हमारे आंखों में जाएगा, कितना प्रकाश अपनी आईज में जाएगा, मैं बता दूं आपको। अंधेरे में रात के अंधेरे में पुतली का आकार जो होता है वह बड़ा हो जाता है। पुतली का आकार जो होता है वो क्या हो जाता है? बड़ा, अंधेरे में। और दिन में, और हमने कहा दिन में अगर आप देखोगे तो आप सूर्य के सामने देखो तो इसका आकार छोटा हो जाएगा। आप देखिए जरा सूर्य के सामने, तो इसका आकार जो होता है वो छोटा हो जाता है। तो हमने कहा अंधेरे में इसका आकार बड़ा रहता है
और दिन में इसका आकार छोटा रहता है। ये अपन ने देखा। ये पुतली की कहानी अपन ने समझ ली। क्लियर कहानी है। जब परितरिका सिकुड़ता है तो पुतली की साइज जो होती है वो कम हो जाती है और नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा भी कम हो जाती है। और जब परितरिका फैलती है तो पुतली का साइज जो है परितरिका फैलेगी तो पुतली का साइज कम होगा और नेत्र में प्रकाश करने वाली की मात्रा जो है वो भी कम हो जाएगी, अपन ने पढ़ा। और जब परितरिका फैलेगी तो पुतली की साइज बढ़ जाएगी और प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा बढ़ेगी। पुतली बढ़ेगी तो साइज बढ़ गई और छोटी होगी तो कम जाएगा प्रकाश। सिंपल सी बात है। जगह कम होगी तो कम प्रकाश जाएगा, जगह ज्यादा होगी तो प्रकाश ज्यादा जाएगा। सिंपल सी बात है दोस्तों। अभिनेत्र लेंस, आइज लेंस या क्रिस्टलीय लेंस या एक प्रकार का यह उत्तल लेंस है। हमने कहा यह एक प्रकार का उत्तल लेंस है। अंग्रेजी में इसको कॉन्वेक्स लेंस कहा जाता है। तो यह लेंस क्या करता है, आपको बहुत अच्छी तरह से पता है। उत्तल लेंस के कॉन्सेप्ट को पढ़ा होगा कि यह जो है वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। सबसे बड़ी बात है लचीला है, मुलायम है ना। और एक प्रकार से अपारदर्शी उत्तल लेंस है, लचीला मुलायम है। विभिन्न दूरियों की वस्तुओं को फोकसित करने के लिए अपने आकार बदलता रहता है। सबसे जरूरी बात है यह वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, क्योंकि हम लोग पढ़कर आ चुके हैं कि उत्तल लेंस जो होता है वो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। हमने पढ़ा उत्तल लेंस जो होता है वह वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। ये हमने पढ़ा यहाँ पर। पहले से ही हमने इन सारी चीजों को देखा है, पहले ही हमने इन सारी चीजों को समझ लिया है। उसके बाद हमने कहा दोस्तों पक्षमाभि पेशियां। दोस्तों जिसको हम कहते हैं यहाँ पर पक्षमाभि पेशियां, अरे जिसको आप सिलिलरी मसल्स कहते हैं दोस्तों, हम जिसको सिलिलरी मसल्स कहते हैं साथियों, सिलिलरी मसल्स, पक्षमाभि पेशियां, सिलिलरी मसल्स, ये पेशियां अभिनेत्र लेंस को जकड़े रखती है और यह लेंस के आकार को भी नियंत्रित करती है और परितरिका को भी नियंत्रित करती है। यदि किसी कारण से इन पेशियों में अगर दुर्बलता आ जाती है, कमजोरी आ जाती है, तो अभिनेत्र अपना आकार जो है वो नहीं बदल पाते हैं और उससे उनकी समंजन क्षमता घट जाती है दोस्तों। समंजन क्षमता, पावर ऑफ अकोमोडेशन जो है वो कम हो जाएगी। तो सबसे बड़ी बात है पक्षमाभि पेशियां लेंस के आकार को नियंत्रित करती है। एड ऑन कर देते हैं यहाँ पर जो मेरे डायग्राम में मैंने देखा था, पक्षमाभि पेशियां जो है वह परितरिका को नियंत्रित करती है। यहाँ पे ऑब्लिक में लेंस लिख देता हूँ, लेंस को नियंत्रित करती है या लेंस के आकार को, और साथ में जो आइरिस होता है उसकी भी साइज को ये थोड़ा ऊपर नीचे कर सकता है, तो ये उसको कंट्रोल कर देता है। परितरिका या लेंस के आकार को नियंत्रित करती है। ठीक है, उसके आगे देखिए दोस्तों, ये तो अपन ने एक बात कर ली कि यह लेंस के आकार को, और जो है उसके आगे अपन लिख सकते हैं यहाँ पर परितरिका या आइरिस को भी कंट्रोल करता है। फिर मेरे पास आता है दोस्तों विट्रस ह्यूमर। दोस्तों विट्रस ह्यूमर जिसको अपन कहते हैं काचाभ द्रव, विट्रस ह्यूमर जिसको अपन क्या कहते हैं, काचाभ द्रव। दोस्तों काचाभ द्रव क्या होता है, किसे कहते हैं? यह एक जैली पदार्थ का बना होता है। यह एक जैली पदार्थ का बना होता है जो अभिनेत्र लेंस और रेटिना को लेकर पूरे नेत्र गोलक में भरा रहता है, और नेत्र गोलक का अधिकांश भाग जो होता है वो काचाभ द्रव घेरता है। हमने कहा यह एक जैली पदार्थ का बना होता है जो अभिनेत्र लेंस और रेटिना से लेकर पूरे नेत्र गोलक में भरा होता है, और मैंने कहा इसका अधिकांश भाग जो होता है वह काचाभ द्रव घेर लेता है। ज्यादातर भाग काचाभ द्रव होता है। ये पूरा जो अंदर जो भरा होता है पूरा लिक्विड काचाभ द्रव होता है। नेत्र गोलक को आकार दे रहा है। रेटिना तक पहुंचने वाला प्रकाश, रेटिना तक पहुंचने वाला जो प्रकाश होता है ना, वो इसी माध्यम से होकर गुजरता है। रेटिना तक जो पहुंच रहा है, अपन ने कहा मान लीजिए रेटिना है, ये लाइट जब पहुंचेगी इस तक तो बीच में जिस लिक्विड से होकर गुजरेगा ना, वो लिक्विड यही होता है दोस्तों काचाभ द्रव। याद रखना, गाढ़ा द्रव है, गति को नियंत्रित करेगा और रेटिना तक पहुंचाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट काम जिसको रेटिना अंग्रेजी में कहते हैं, पर याद रखियो इसको दृष्टि पटल भी कहते हैं। इसी रेटिना को याद रखना है, दृष्टि पटल कहते हैं। यह नेत्र गोलक का पश्चिम भाग है। हमने कहा यह नेत्र गोलक का पश्चिम भाग है जो पर्दे का कार्य करता है दोस्तों। रेटिना कहलाता है, यह भाग होता है पर्दा।
ये देखिए पर्दे की तरह काम करता है, यह पर्दे की तरह कार्य करता है। हमने कहा रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक और उल्टी होती है। हमने कहा रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक और उल्टी होती है। फिर हमने कहा यह नेत्र लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के लिए पर्दे का कार्य करती है। हमने क्या कहा, यह नेत्र लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के लिए पर्दे का कार्य करता है। हमने यह भी पढ़ा इसकी कोशिकाएं प्रकाश सुग्राही होती है। हमने पढ़ा इसकी कोशिकाएं प्रकाश सुग्राही होती है, जो इस पर बनने वाले प्रतिबिंब का भी अध्ययन करती है। इसकी कोशिकाएं प्रकाश सुग्राही होती है, जो इस पर बनने वाले प्रतिबिंब का भी अध्ययन करती है। यह अपन ने पढ़ा। फिर आती है दोस्तों ऑप्टिक नर्व, दृक् तंत्रिकाएं। दोस्तों यह नेत्र गोलक के पश्च भाग से निकलकर मस्तिष्क के एक हिस्से से जुड़ी होती है। यह नेत्र गोलक के पश्च भाग से निकलकर और कहाँ जुड़ी होती है, ब्रेन से कनेक्टेड होती है भैया, ब्रेन से कनेक्टेड होती है। मतलब हम जिन चीजों को देख रहे हैं ना, उनको ब्रेन तक पहुंचाता है। जो आपने देखा, ये कैमरा है, इमेजिनेशन जो करते हो ना, ये मोटू है, पतलू है, ये खतरनाक है भाई, दूर रहना इससे, ये सारी चीजें जो है वो अंदर बैकग्राउंड में चल रही है। तो हमने कहा यह रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब को संवेदनाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाता है। ये अपन ने कहा एक और का, बिल्कुल ठीक। अब दोस्तों मैं बात करता हूं पावर ऑफ अकोमोडेशन, समंजन क्षमता किसे कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स क्वेश्चन। दोस्तों समंजन क्षमता, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है। हमने पढ़ा दोस्तों कि अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, कहते हैं उसे समंजन क्षमता। हमने पढ़ा दोस्तों कि अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, कहते हैं उसे समंजन क्षमता। ऐसा नेत्र की वक्रता में परिवर्तन होने पर इसकी फोकस दूरी भी परिवर्तित हो जाती है। हमने कहा दोस्तों नेत्र की वक्रता बढ़ने पर फोकस दूरी घट जाती है, और जब नेत्र की वक्रता घटती है तो फोकस दूरी बढ़ जाती है, ये अपन ने कहा। तो कुल मिला के हमने पढ़ा अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, हम उसे समंजन क्षमता कहते हैं। ऐसा नेत्र की वक्रता में परिवर्तन होने पर इसकी फोकस दूरी भी परिवर्तित हो जाती है। नेत्र की वक्रता बढ़ने पर फोकस दूरी घट जाती है, जब नेत्र की वक्रता घटती है तो फोकस दूरी बढ़ जाती है। यह आपने पढ़ा यहाँ पर समंजन क्षमता के बारे में। अब दोस्तों मानव नेत्र के देखने की सीमा क्या होती है। साथियों अगर हम निकटतम बिंदु देख रहे हैं, अल्प बिंदु, कम से कम बिंदु देख रहे हैं, तो वह तो होता है 25 सेंटीमीटर। और मैं अधिकतम बिंदु की बात कर रहा हूं, अगर मैं मैक्सिमम पॉइंट की बात कर रहा हूं, तो अधिकतम बिंदु कितना होता है, इन्फिनिटी। तो हमने कहा निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर। हमने कहा निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर। निकट बिंदु कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। और अधिकतम या जिसको अपन कह सकते हैं दूरस्थ, वो रहता है आपका इन्फिनिटी। तो दोनों ही अपन ने चेक कर लिया, बहुत सुंदर, बहुत बेहतर, बहुत जबरदस्त, लाजवाब। निकट बिंदु मतलब जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट देख सकते हैं। निकट बिंदु क्या होता है, जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट देख सकते हैं, इतनी पास रखी हो कि आराम से दिखे, और लगभग मैंने बता दिया आपको 25 सेंटीमीटर होती है। और ठीक उसी प्रकार से अगर मैं देखूं दूर बिंदु, जिसको फार पॉइंट कहते हैं, मतलब दूरस्थ वस्तु को भी, दूर तक किसी वस्तु को अगर हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, तो वो होता है आपका अनंत। वो क्या होता है, अनंत। बहुत बढ़िया, ये लिखी है दोस्तों फार पॉइंट की कहानी। दूर तक हम किसी वस्तु को अगर स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं तो वो होता है अनंत।
तो ये निकट बिंदु हो गया, ये दूर बिंदु हो गया, और ये सारी की सारी कहानी जो आज आपने मेरे साथ पढ़ी वो सारी की सारी कहानी थी मानव नेत्र की कहानी। साथियों, भाइयों बहनों, प्यार विद्यार्थियों, मानव नेत्र, इसमें मूलतः दो प्रकार के दोष होते हैं। अगर दोष पर बात करूं, मोतियाबिंद, जिसके द्वारा आंखों में अगर किसी तरह की कोई परेशानी है तो शल्य चिकित्सा उपकरणों के द्वारा या शल्य चिकित्सा के द्वारा उसका निदान किया जा सकता है। शल्य चिकित्सा से इसका हम निदान कर सकते हैं मोतियाबिंद का। यह आपने पढ़ा, एक प्रकार की बीमारी है आंखों में होने वाली। अब दोस्तों, दोष तीन प्रकार के होते हैं। हमने कहा दोष तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है निकट दृष्टि दोष, जिसको मायोपिया कहते हैं। दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष, हाइपर मायोपिया, और जरा दृष्टि दोष, प्रेस मायोपिया। दोस्तों, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है जरा मैं आपको बता देता हूं। निकट की वस्तु दिखाई देती है। निकट दृष्टि दोष में साथियों, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है, निकट की वस्तु दिखाई देती है पर दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। वो है दोस्तों निकट दृष्टि दोष। और ऐसे व्यक्तियों को अवतल लेंस का उपयोग करना चाहिए। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। और अगर मैं दूर दृष्टि दोष की बात करूं, ऐसे व्यक्ति या ऐसे रोगी जिनको दूर की वस्तु तो दिखाई दे रही है पर साथियों जिनको निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है, ऐसे लोगों को उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करना चाहिए ताकि उनको दिखाई दे। दूर दृष्टि दोष, दूर का दिख रहा है, पास का नहीं दिख रहा। निकट निकट निकट, तो निकट का दिख रहा है पर दूर का नहीं दिख रहा है। और कौन सा चश्मा? अवतल लेंस वाला चश्मा काम में लेना है। और एक और समस्या है जो है दोस्तों जरा दृष्टि दोष, प्रेस बायोपिया, जिसमें उम्र बढ़ने के साथ साथ न तो पास का दिख रहा है और न ही ऐसे लोगों को दूर का दिख रहा है। मतलब न ही पास का दिख रहा है और न ही दूर का दिख रहा है, दोनों ही नहीं दिख रहा है। तो ऐसे लोगों को हमको काम में लेना है। ऐसे लोगों को हमको क्या काम में लेना है दोस्तों? उत्तल और अवतल दोनों प्रकार के लेंस अपन को काम में लेने हैं। ये अपन ने देखा, बिल्कुल ठीक, क्लियर हो गई कहानी यहाँ पर। तो अपन ने ये चीज अपन ने समझी है दोस्तों। ये था मानव नेत्र की कहानी। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छी तरीके से आपको लगभग सारी चीजें क्लियर हो गई होगी और किसी प्रकार की कोई बड़ी समस्या आपको नहीं रही होगी। ये मैं विश्वास दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से आपके हर एक डाउट को क्लियर कर लिया दोस्तों। उम्मीद करता हूं बेहतर तरीके से आप लोग करेंगे। निश्चित तौर पर आप और हम सब मिलकर एक नए कीर्तिमान को स्थापित करेंगे। आपका साथ और विश्वास मेरे प्रति रहा तो निश्चित तौर पे मैं आपके उस प्रत्येक विद्यार्थी के द्वारा जो मेरे प्रति विश्वास और समर्पण का भाव रख रहा है उसमें निश्चित तौर पर हम कामयाब होंगे। अच्छा लगा हो दोस्तों ये मानव नेत्र तो इसे शेयर कर दीजिए आज ही अपने दोस्तों को, अपने विद्यार्थियों को, ताकि उनका भी भला हो सके, मजा आ सके दोस्तों। तो आप जरूर इसे शेयर करें ताकि उनकी सारी समस्याओं का जो है निराकरण यही हो सके, उनके सारे प्रॉब्लम्स, उनके सारे डाउट्स को हम सॉल्व कर सके। आप सबको बोर्ड परीक्षाओं के लिए और अग्रिम परीक्षाओं के लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।